हेलो स्टूडेंट। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स आरके में। और आज आप इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 2 विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। और बच्चों, इसके पहले विद्युत विभव चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है इस लेक्चर में। तो जिन बच्चों ने अभी तक इसके पहले का लेक्चर विद्युत विभव को नहीं पढ़ा है, तो आपको आई बटन पे वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके या आप क्लास 12th फिजिक्स का प्लेलिस्ट वहाँ पे जाके आप इस पुराने वाली वीडियो को वहाँ से पा सकते हैं। तो बच्चों, पहले आप लोग विद्युत विभव चैप्टर को पढ़ लीजिए, तब जाके आप लोग इस चैप्टर को पढ़िए, क्योंकि बिना उसको पढ़े आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं हम लोग आज का आपका इस लेक्चर। ये वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। पहला टॉपिक है आपका विद्युत रोधी या आचालक या परावैद्युत। अब बच्चों, विद्युत रोधी क्या होता है? तो वे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश वाहकों की संख्या बहुत ही कम होती है, उसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? आचालक। तो देखिए बच्चों, आचालक की विशेषता क्या है? इसमें आवेश वाहकों की संख्या बहुत ही कम होती है। आवेश वाहक। अब बच्चों, आवेश वाहक क्या होता है? तो ऐसे वे आवेश जिनके कारण किसी भी चालक में या किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है बच्चों, उसको हम बोलते हैं आवेश वाहक। तो इसमें बच्चों आवेश वाहक की संख्या कम होती है। आवेश वाहक की संख्या कम होती है। विद्युत रोधी पदार्थों में बच्चों आवेश वाहकों की संख्या कम होती है। और बच्चों, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या क्या होती है? कम होती है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बच्चों कम होती है, या नगण्य आप कह सकते हैं, नगण्य होती है, बहुत ही कम। और बच्चों, इसकी विशेषता क्या है? बच्चों, इसमें सामान्यता क्या होता है? धारा का प्रवाह नहीं होता या बहुत ही कम होता है। धारा का प्रवाह नहीं होता है। धारा का प्रवाह बच्चों होता ही नहीं है, या अगर होगा भी तो बहुत कम होता है। और बच्चों, इसकी विशेषता एक है, परावैद्युत पदार्थ में बच्चों विद्युत प्रभाव बिना विद्युत चालन के संचरित होता है। इसमें बच्चों क्या होता है? विद्युत प्रभाव, जो भी विद्युत प्रभाव है, विद्युत प्रभाव बिना विद्युत चालन के, बिना विद्युत चालन के संचरित होता है। तो बच्चों, अगर अब आपसे कोई पूछे कि विद्युत रोधी या आचालक किसे कहते हैं, तो बच्चों आप कोई भी परिभाषा बता सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इसमें आवेश वाहकों की संख्या बहुत ही कम होती है, या आप बच्चों ये भी कह सकते हैं कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ही कम होती है, या बच्चों आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता या बहुत ही कम नगण्य होता है, उसको हम विद्युत रोधी या आचालक पदार्थ बोलते हैं, या इसी को हम लोग परावैद्युत भी बोलते हैं। या बच्चों एक परिभाषा और है, ऐसे पदार्थ जो विद्युत प्रभाव को बिना विद्युत चालन के संचरित करते हैं, या ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रभाव बिना विद्युत चालन के संचरित हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह तक चला जाता है,
तो उसको भी बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, परावैद्युत। ये 4 परिभाषा में से आप बच्चों कोई भी बता सकते हैं। अब बच्चों अगला टॉपिक है, ये कितने प्रकार का होता है। तो बच्चों जो विद्युत परावैद्युत पदार्थ होते हैं या जो विद्युत रोधी होते हैं वो होते हैं बच्चों 2 प्रकार के। पहला बच्चों आपका है अध्रुवीय परावैद्युत। अध्रुवीय परावैद्युत, इसकी बच्चों पहचान क्या है। तो बच्चों ऐसे परावैद्युत जिनके अणुओं या परमाणुओं में धन आवेश और ऋण आवेशों के केंद्र समपाती होते हैं। इसमें बच्चों क्या होता है, धन आवेश व ऋण आवेशों के केंद्र समपाती होते हैं। धन आवेश व ऋण आवेश के केंद्र समपाती होते हैं। इसको बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, अध्रुवीय परमाणु। और बच्चों एक और होता है ध्रुवीय परमाणु। अब ये बच्चों ध्रुवीय परमाणु क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। बच्चों ध्रुवीय परमाणु क्या होता है या ध्रुवीय परावैद्युत किसे बोलेंगे हम लोग, सेम इसी डिफिनीशन का उल्टा। ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनमें धन आवेश व ऋण आवेशों के केंद्र समपाती नहीं होते। इसमें बच्चों क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा इन परमाणुओं के केंद्र इसमें रहेगा समपाती नहीं होते हैं। अब बच्चों दोनों से फर्क क्या पड़ जाएगा, समपाती होने और ना होने से। तो बच्चों समझिए इसको। मान लेते हैं बच्चों हमारे पास कोई एक परमाणु है। ये बच्चों हम मान लेते हैं किसी परमाणु का एक छोटा सा नाभिक है और उस नाभिक के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। बच्चों हम लोग मान लेते हैं दीर्घवृत्ताकार पथ पे चक्कर लगा रहा है। अब बच्चों अगर हो क्या, मान ले हम नाभिक थोड़ा सा अलग है, सेंटर में ना हो कि इस पथ के थोड़ा सा एक किसी फोकस पे है, तो बच्चों होगा क्या, नाभिक में तो ढेर सारा प्लस होता है। अब बच्चों इस नाभिक में जो धन आवेश है उन धन आवेशों का केंद्र तो नाभिक के अंदर ही होगा। मान लेते हैं बच्चों उस नाभिक का केंद्र है ए, बीच में यहाँ पे है केंद्र ए। और बच्चों जो इलेक्ट्रॉन इस दीर्घवृत्ताकार पथ पे चक्कर लगा रहे हैं, वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, उसका जो केंद्र होगा बच्चों वो होगा ये पथ के सेंटर में, यहाँ कहीं। इसके केंद्र को बच्चों हम लोग यहाँ लिख देते हैं बी से। अब बच्चों होगा क्या, इस टाइप के संरचना में धनावेश और ऋण आवेशों के जो केंद्र बच्चों वो समपाती नहीं, अलग अलग जगह पे हैं। और अलग अलग जगह पे होने के कारण इस पूरे परमाणु पर एक साइड में जिस तरफ ये नाभिक है उस तरफ धनावेश का प्रभाव होगा और इसकी दूसरी साइड में बच्चों इस साइड में बच्चों आपका धनावेश का प्रभाव रहेगा और इस साइड में बच्चों आ जाएगा ऋण आवेश का प्रभाव। नाभिक जिधर समीप है उधर धनावेश का प्रभाव आ जाएगा और इस साइड में क्या आ जाएगा बच्चों, ऋण आवेश का प्रभाव। अब बच्चों यहाँ पे आप ये मत समझना कि इस पे बाहर से आवेश आया है। अगर हम टोटल आवेश बच्चों देखें तो ये उदासीन ही है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जितने प्रोटॉन होंगे बच्चों सेम उतने ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होंगे, यानी कि पूरा आवेश शून्य, परमाणु उदासीन है। लेकिन बच्चों यहाँ पे इन सभी का धनावेशों का केंद्र और ऋण आवेशों का केंद्र एक ही, यानी कि समपाती ना होने के कारण इनका जो प्रभाव है वो थोड़ा अलग अलग विस्थापित हो चुका है। इस धन आवेश का प्रभाव थोड़ा सा इस दिशा में आ गया है और ऋण आवेशों का प्रभाव उसके विपरीत हो जाएगा। तो बच्चों ऐसे में जो परमाणु होगा बच्चों या जो अणु होगा उसके एक साइड में आ जाएगा हमारा प्लस आवेश और दूसरे साइड में आ जाएगा माइनस आवेश।
तो बच्चों अब ऐसे परमाणुओं को हम बोलते हैं ध्रुवीय। इसमें ध्रुव बन गया, एक तरफ धन एक तरफ ऋण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ध्रुवीय परमाणु। लेकिन बच्चों अगर इसी परमाणु में इन दोनों के केंद्र अगर एक ही जगह पे आते हैं तो ऐसे में ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं और परमाणु या अणुओं के दोनों तरफ प्लस और माइनस आवेश नहीं आ पाता, मतलब यहाँ पे कोई ध्रुव नहीं बन पाता। तो बच्चों उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अध्रुवीय परमाणु। तो बच्चों मेन अंतर यही दोनों में, ध्रुवीय परमाणु में बच्चों एक तरफ हल्का सा धन आवेश आ जाएगा, दूसरी तरफ हल्का सा ऋण आवेश आ जाता है, जबकि अध्रुवीय परमाणु पर कोई भी आवेश नहीं आता है। अब बच्चों इसका कुछ एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, इसका कुछ एग्जाम्पल बच्चों देख लीजिए आप। अगर बच्चों हम बात करें अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों के, तो बच्चों इसका एग्जाम्पल है N2, O2, H2। बच्चों ध्यान देना, अगर कोई पदार्थ एक ही जैसे परमाणुओं से बना है तो जान जाइए वो कैसा होगा? अध्रुवीय। H2 हो गया बच्चों, और ऐसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? CO2, ये भी हमारा बच्चों अध्रुवीय होता है। CCl4, ये भी बच्चों अध्रुवीय होता है। इसके अलावा बच्चों बेंजीन हो गया हमारा, बेंजीन और मीथेन, ऐसे बहुत सारे बच्चों परमाणु हैं जो आपका अध्रुवीय परावैद्युत होते हैं। अब इसके अलावा ध्रुवीय परावैद्युत कौन होता है? इसका भी कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए बच्चों। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल बच्चों आप लोगों ने सुना होगा, जल, H2O। पानी जो बच्चों होता है वो ध्रुवीय विलायक है, आप लोगों ने सुना होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों पानी के एक अणु पे एक तरफ हल्का सा धनावेश होता है जबकि दूसरी तरफ हल्का सा ऋण आवेश होता है, इसलिए हम लोग पानी को ध्रुवीय विलायक बोलते हैं। तो बच्चों पानी तो पहला एग्जाम्पल हो गया ध्रुवीय परावैद्युत का। और जो इसके अलावा N2O, HCl, CO, NH3, CHCl3 और HBr, और इसके अलावा जो एल्कोहल C2H5, ये सभी एग्जाम्पल बच्चों ध्रुवीय परावैद्युत के हैं। एग्जाम में कभी कभी बच्चों पूछ लेता है। अगला बच्चों टॉपिक है परावैद्युत पदार्थों का विद्युत ध्रुवण। अब बच्चों ये परावैद्युत पदार्थों का विद्युत ध्रुवण क्या होता है? तो बच्चों जब भी हम किसी भी परावैद्युत को, चाहे वो ध्रुवीय हो चाहे वो अध्रुवीय हो, अगर बच्चों किसी भी परावैद्युत को विद्युत क्षेत्र में रख दें तो होता क्या है? जैसे बच्चों मान लीजिए परावैद्युत हमारे पास है कोई पदार्थ, और इसको हम किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर रख देते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर रख देते हैं, तो बच्चों होता क्या है? विद्युत क्षेत्र इस परावैद्युत पदार्थ के इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा अपनी ओर, यानी माइनस आवेश खींच के आ जाएगा इस साइड में, और जो बच्चों धन आवेश होता है वो प्रतिकर्षण के कारण चला जाएगा दूसरे किनारे पे। यानी बच्चों हो क्या रहा है? यहाँ इस पदार्थ के अंदर, परावैद्युत पदार्थ के अंदर जो धन और ऋण आवेश हैं वो विस्थापित हो जा रहे हैं। ऋण आवेश विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में और धन आवेश बच्चों विद्युत क्षेत्र की दिशा में विस्थापित हो जा रहा है। इसी घटना को बच्चों हम लोग बोलते हैं विद्युत ध्रुवण। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? विद्युत ध्रुवण। इसको बच्चों और अच्छे से समझने के लिए आप इस फिगर से समझिए इसको। बच्चों मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास कोई एक परावैद्युत पदार्थ है, ये हमारे पास बच्चों एक परावैद्युत पदार्थ है, ये है परावैद्युत पदार्थ, और इसमें बच्चों इसके कुछ परमाणु दिखाए गए, ये आपका परमाणु है। अब ये ध्रुवीय भी हो सकता है, अध्रुवीय भी, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बच्चों अगर हम बाहर इसके कोई एक विद्युत क्षेत्र लगा दें, मान लो बच्चों हम लोगों ने बाहर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया, इस दिशा में, इस दिशा में हमने एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया, तो बच्चों होगा क्या
विद्युत क्षेत्र इन सभी परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा अपनी ओर। तो बच्चों इस साइड में आपका आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इस साइड में परमाणु का। और ऐसे इस वाले गोले, इस ये जो गोला इसका, इसको आप लोग समझिए बच्चों ये परमाणु है, तो इस परमाणु का इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। और बच्चों धनावेश इसके दूसरी साइड में चला जाएगा, तो इधर आ जाएगा बच्चों धनावेश, इधर भी धनावेश आ जाएगा, इधर भी धनावेश, इधर भी धनावेश। तो बच्चों हो क्या रहा है, प्रत्येक परमाणु चाहे वो ध्रुवित रहा हो चाहे वो ना रहा हो, लेकिन विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद ध्रुवित हो जा रहा है। उसके एक साइड में माइनस आवेश, एक साइड में प्लस आवेश आ जा रहा है। तो बच्चों अब होगा क्या, अब बच्चों होता क्या, देखिए इसमें इस परावैद्युत पदार्थ के एक सतह पे ऋण आवेश आ जा रहा है और इसके दूसरे सतह पे आ जा रहा है बच्चों धन आवेश। एक सतह पे आ जा रहा है ऋण आवेश और दूसरे सतह पे धन आवेश आ जा रहा है बच्चों। अब होता क्या है, अगर बच्चों आप ध्यान से देखिए यहाँ पर इस लाइन के बाहर की तरफ ऋणावेश है और यहाँ पे जो लाइन बच्चों खींच रहा हूँ मैं दूसरा लाइन, ये लाइन 1, ये लाइन 2। तो बच्चों देखिए यहाँ पे जो ऋण आवेश है ये आ जाएगा इस सतह पे, असर अपना दिखाएगा इस सतह पे। तो इस सतह पे बच्चों ऋण आवेश का प्रभाव आ जाएगा। अब बच्चों इस सतह पे आ जाएगा धन आवेश का प्रभाव। और बाकी जो बच्चों बीच में परमाणु हैं वे सभी परमाणु एक दूसरे को उदासीन आप समझ सकते हैं। जैसे आप मान सकते हैं बच्चों कि ये जो प्लस है वो वाला इस वाले माइनस से उदासीन, ये वाला प्लस इस वाले माइनस से उदासीन, ऐसे बाकी अंदर जितने भी आवेश हैं उन सबको हम लोग उनके निकटवर्ती जो भी परमाणु जो भी आवेश है उनसे उदासीन समझ सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों होगा क्या, पूरे परावैद्युत पर एक तरफ ऋण आवेश आ जाएगा, एक तरफ धन आवेश, और इसी कारण बच्चों यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाएगा। धन से ऋण की ओर अंदर अंदर एक विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाएगा बच्चों। तो इस पूरे घटना को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, विद्युत ध्रुवण। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों क्या देखिए, परावैद्युत सामर्थ्य तथा भंजक विभवांतर। बच्चों ये क्या होता है, पहले बात करते हैं बच्चों हम लोग परावैद्युत सामर्थ्य की। ये क्या होता है, तो बच्चों परावैद्युत सामर्थ्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान है जिसे कोई पदार्थ भंजन की स्थिति आए बिना सह सकता है। अब कुछ बच्चे सर जी भंजन क्या होता है, तो आप पहले समझिए बच्चों परावैद्युत भंजन क्या होता है। बच्चों बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में परावैद्युत पदार्थ के परमाणु के आयनित होने की घटना को हम लोग बच्चों बोलते हैं परावैद्युत भंजन। अभी बच्चों आप लोगों ने जो पिछला फिगर देखा था ये, इसमें बच्चों अगर हम लोग जो बाहरी विद्युत क्षेत्र है अगर उस विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाते जाएं बच्चों, बहुत ज़्यादा कर दें, तो ऐसे में ये क्या करेगा, इन परमाणुओं के अभी तक देखो क्या बच्चों इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के अंदर है, लेकिन अगर विद्युत क्षेत्र का मान बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये इलेक्ट्रॉन बच्चों अपने परमाणु को छोड़ के निकल जाएंगे बाहर ये सभी, और उस घटना को हम बोलते हैं बच्चों क्या, उसको बोलते हैं परावैद्युत भंजन। यानी इसमें पदार्थों के परमाणु आयनित हो जाएंगे। भंजन की स्थिति में बच्चों क्या होगा, जब भंजन होता है तो इसकी स्थिति में पदार्थ के जो परमाणु होते हैं परमाणु वो आयनित हो जाते हैं। परमाणु या अणु जो भी होते हैं वो आयनित हो जाएंगे, मतलब उस पे से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, वो धनावेश बन जाएगा, वो आयनित हो जाते हैं। तो सेम बच्चों वही चीज है, विद्युत क्षेत्र का बच्चों वह अधिकतम मान जिस पर कोई परावैद्युत पदार्थ आयनित हो जाए, ई का वह अधिकतम मान
जिसे प्रावैद्युत बिना भंजन के सह सकता है, बिना भंजन के सह सकता है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको बच्चों हम बोल देते हैं प्रावैद्युत सामर्थ्य। अब जो ध्यान देना, वायु के लिए प्रावैद्युत सामर्थ्य का जो मान होता है वायु के लिए वो होता है बच्चों 3 × 10⁶ न्यूटन प्रति कूलाम। इसका मतलब क्या बच्चों, अगर हम वायु में इतना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दें तो जो वायु में अणु परमाणु हैं बच्चों वो भी आयनित होने लगेंगे, उनसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और परमाणु उनके आयनित हो जाएंगे। तो वायु अधिकतम इतने विद्युत क्षेत्र को ही सहन कर सकता है। अगर विद्युत क्षेत्र का मान इनसे कम है तो वायु आयनित नहीं होगा, अगर इससे ज़्यादा हो गया तो वायु आयनित हो जाएगा। अब बच्चों बात करते हैं भंजक विभवांतर क्या होता है। तो बच्चों संधारित्र के प्लेटों के बीच वह विभवांतर, या से आप समझिए वह विभवांतर जिस पर कोई भी प्रावैद्युत पदार्थ ठीक भंजन करना प्रारंभ कर दे या प्रारंभ करने की स्थिति में आ जाए। बच्चों जैसे आप विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाते हैं तो पदार्थ क्या होता है, भंजन की स्थिति में आने लगता है। सेम ऐसे बच्चों अगर आप विभवांतर को बढ़ाएंगे, अगर आप विभवांतर को बढ़ाएंगे या विद्युत विभव को बढ़ाएंगे तब भी बच्चों सेम वही कंडीशन आएगा। जैसे जैसे विभवांतर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो प्रावैद्युत पदार्थ है वो भंजन के स्थिति के करीब पहुंचने लगेगा। तो बच्चों विभवांतर का वह अधिकतम मान जिस पर प्रावैद्युत पदार्थ में ठीक भंजन होने लगे या भंजन की स्थिति में एकदम पहुंच जाए, तो बच्चों उस विभवांतर को हम लोग बोलते हैं भंजक विभवांतर। यानी अगर विभवांतर भंजक से कम है तो जो प्रावैद्युत पदार्थ है बच्चों वो आयनित या उसका भंजन नहीं होगा, और अगर बच्चों विभवांतर उससे ज़्यादा हो गया तो प्रावैद्युत पदार्थ का भंजन स्टार्ट हो जाएगा, यानी उसके परमाणु आयनित होने लगेंगे। अगला टॉपिक है बच्चों विद्युत धारिता। अब बच्चों धारिता क्या होती है, तो धारिता का बच्चों मतलब है किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता, आवेश ग्रहण करने की क्षमता को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत धारिता। जैसे बच्चों आपको पता है, मान लें हमारे पास कोई एक वस्तु है जो कि उदासीन है, अगर बच्चों इसको हम लोग घर्षण कर दें, इसको रगड़ें किसी चीज़ से, तो पता है इस पर आपको आवेश आएगा, या तो प्लस या तो माइनस। लेकिन बच्चों ऐसा तो है नहीं हम इसको चाहे इतना रगड़ते जाएं इस पर हर बार आवेश आता जाएगा। हर चीज़ की अपनी एक लिमिट होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि हम लोग इसको रगड़ के बहुत ज़्यादा आवेश नहीं दे सकते हैं। इसकी जो एक लिमिट है, जब ये अपने लिमिट पे पहुंच जाएगा जितनी इसकी क्षमता है, अगर वो क्षमता बच्चों पूरा हो गया तो हम लोग कितना भी रगड़ दें बच्चों हम लोग इसको, अब इसके अंदर और अतिरिक्त आवेश नहीं आ सकता है, अतिरिक्त आवेश नहीं आ सकता। जैसे बच्चों आपके पास अगर 5 लीटर की बाल्टी है तो क्या बच्चों इसमें आप लोग 6 लीटर पानी भर पाएंगे? नहीं, क्योंकि इसका आयतन 5 लीटर है तो 5 ही लीटर तो पानी उसमें आएगा। सेम ऐसे बच्चों हर एक पदार्थ के अंदर आवेश को ग्रहण करने की एक क्षमता होती है, वो उससे ज़्यादा आवेश अपने अंदर ग्रहण नहीं कर सकता है। तो उसी क्षमता को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारिता, कि वो अपने अंदर कितना विद्युत ग्रहण कर सकता है, कितना आवेश रख सकता है। अब बच्चों देखिए, आप लोगों को बच्चों पता होगा, अगर हमारे पास कोई आवेश है, या कोई आवेश नहीं मानते, कोई धातु का गोला है और इसको बच्चों हम रगड़ के आवेश दे रहे हैं, तो बच्चों हम लोग जैसे जैसे इसको आवेश देंगे तो
इसका विभव जो होगा बच्चों वो बढ़ेगा। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जो आवेश होता है बच्चों वो विभव v के क्या होगा, विभव v के प्रोपोर्शनल होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आवेश देंगे वैसे वैसे इस चालक का विभव भी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे इस पर आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे इसका विभव भी बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि आवेश विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। अब बच्चों आपको पता है जब अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटेगा तो यहाँ आएगा बराबर का चिन्ह और एक नियतांक। अब बच्चों यहाँ पे जो नियतांक आया c, इस नियतांक c को ही हम लोग बोलते हैं चालक की धारिता। जहाँ पे c क्या बच्चों, चालक की धारिता है। तो इस सूत्र से हम लोग लिख सकते हैं बच्चों c बराबर q/v। अब बच्चों इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट। इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट। और ये बच्चों होता है अदिश राशि। ये कैसा राशि है, ये है अदिश राशि। और बच्चों इसका एक मात्रक और होता है फैरेड। इसका मात्रक होता है फैरेड भी होता है। और बच्चों इस सूत्र से जो आपको ये परिभाषा, ये जो सूत्र मिला है बच्चों, इस सूत्र से हम इसका एक नया परिभाषा बना सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे बच्चों कि धारिता क्या होता है, तो आप लोग ये कह सकते हैं किसी चालक की धारिता उसे दिए गए आवेश और इसके कारण उत्पन्न विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। तो ऐसे भी कह सकते हैं किसी चालक को दिया गया आवेश और उससे उत्पन्न विभव के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। ये भी आप बता सकते हैं। अब बच्चों धारिता का मात्रक तो तीन, एक मात्रक तो बच्चों हो गया ये, दूसरा हो गया फैरेड, एक मात्रक बच्चों और आप लिख सकते हैं इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर। ये भी इसका मात्रक होता है। बहुत सारे मात्रक होते हैं बच्चों। और बीमी सूत्र इसका क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका बीमी सूत्र जो होता है वो बच्चों होता है m⁻⁻1 l⁻⁻2 t⁻4 t⁻4 a स्क्वायर। ये इसका बीमी सूत्र होता है। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की, विलगित गोलीय चालक की विद्युत धारिता। अब बच्चों इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा किसी भी चालक की धारिता C का जो फार्मूला होता है C बराबर होता है Q/V। ये बच्चों ऐसा सूत्र है, इससे हम लोग किसी भी चालक की धारिता ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें चालक पर आवेश कितना है और चालक का विभव कितना, ये दो चीज़ें ज्ञात होनी चाहिए। लेकिन बच्चों अगर चालक का, ये देखो सेम ये सूत्र हम लोग हर जगह लगा सकते हैं। लेकिन अब इस हेडिंग में कह दिया बच्चों अगर हमारे पास कोई एक गोलीय चालक हो तो उसकी धारिता कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए हमें एक सूत्र लाना है। तो बच्चों चलिए देखते हैं। स्पेशली हमें गोलीय चालक का ही देखना है यहाँ पे। तो बच्चों मान लेते हैं हमारे पास एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। ये हमारे पास कोई चालक है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। तो बच्चों इस चालक के सतह पर उत्पन्न विभव कितना हो जाएगा, तो बच्चों इस चालक के सतह पर उत्पन्न विभव हो जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। मान लेते बच्चों इसकी सतह पे जो आवेश है वो कितना है, Q। इस चालक को दिया गया आवेश बच्चों हम लोग Q मान लेते हैं। तो विभव तो ये हो जाएगा बच्चों। अब धारिता की परिभाषा से हम लिख सकते हैं C बराबर Q/V। अब V का बच्चों यहाँ मान रख देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये Q/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। और R की बच्चों जो कैपिटल R रहेगा
इसकी त्रिज्या, ये बच्चों हमारा रहेगा कैपिटल आर। तो बच्चों क्यू से क्यू कट गया और धारिता सी बराबर हमारा कितना आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये बच्चों आ गया हमारा धारिता ज्ञात करने का फार्मूला। लेकिन बच्चों ये फार्मूला आप तभी लगा सकते हैं जब चालक का शेप कैसा हो, गोलीय। ये सिर्फ गोलीय चालकों पे ही लागू हो सकता है। अब बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी फार्मूले पे। क्वेश्चन दिया है किसी चालक को 100 माइक्रोकूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 50 वोल्ट की वृद्धि होती है, तो चालक की धारिता की गणना कीजिए। अब बच्चों यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमको दिया आवेश Q कितना दिया है 100 माइक्रोकूलाम, तो माइक्रो की जगह बच्चों 10 की घात -6 कूलाम, तो इसको हल करने पा जाएगा हमारा 10 की घात -4 कूलाम। और बच्चों विभव कितना दिया V बराबर 50 वोल्ट। तो ये बच्चों धारिता पूछ रहा है, तो धारिता C बराबर फार्मूला होता है Q बटे V। तो Q बच्चों कितना हो गया हमारा 10 की घात -4 और विभवांतर V कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, ये हो जाएगा 50। तो आसानी के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं 100 से गुणा कर देते हैं, 100 से भाग। तो ये बच्चों 50 दूना 100 हो जाएगा और ये 100 ऊपर जाएगा तो घात क्या होगा माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुणे 10 की घात -6 फैरेड। धारिता का मात्रक बच्चों क्या होता है फैरेड। ये 2 माइक्रो फैरेड भी इसको लिख सकते हैं हम लोग बच्चों, 2 माइक्रो फैरेड भी लिख सकते हैं इसका आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया बच्चों 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय चालक की धारिता ज्ञात कीजिए और फिर करा 1000 वोल्ट का विभव दे सकने वाले आवेश की भी गणना कीजिए। तो बच्चों पहले पार्ट 1 की बात करते हैं। बच्चों चालक की त्रिज्या दिया गया, इसका मतलब चालक कैसा गोल। अब बच्चों हमें पता अगर कोई चालक गोल है तो उसकी धारिता का फार्मूला C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है। अब बच्चों आप लोगों ने याद किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है बच्चों वो 9 गुणे 10 की घात 9 होता है। तो बच्चों इतने का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/9 गुणे 10 की घात 9 हो जाएगा। गुणे आर का मान बच्चों त्रिज्या दिया 9 सेंटीमीटर, तो इस 9 को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग भी करना पड़ेगा। तो 9 से 9 कट गया हमारा और हमारा ये हल करने पे C कितना आ गया 10 की घात -11। मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों इसका, तो इसका मात्रक होता है फैरेड। ये तो बच्चों हमारा हो गया पहला पार्ट। अब इसमें बच्चों दूसरा पार्ट भी हमारा पूछ रहा है। या बच्चों इसी को हम एक चीज़ और लिख सकते हैं बच्चों, अगर हम इसमें 10 से गुणा 10 से भाग कर दें तो इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10 की घात -12 फैरेड, या इसको लिख सकते हैं 10 पीको फैरेड। पीको 10 की घात -12 की जगह पे बच्चों आ जाएगा हमारा पीको। अब बच्चों पूछ रहा अगले पार्ट में पूछ रहा क्या, एक 1000 वोल्ट का विभव देने वाले आवेश की गणना। तो बच्चों बहुत आसान है, इस बार विभव और आवेश की बात कर रहा तो धारिता का फार्मूला क्या लगाएंगे हम लोग C बराबर Q/V लगा देते हैं। तो बच्चों इस बार हमें पता है C कितना है, C का मान है 10 की घात -11। Q का मान ज्ञात करना है और V का मान बच्चों कितना है, तो V का मान क्वेश्चन में दिया है 1000 वोल्ट। तो यहाँ रख देंगे हम लोग बच्चों 1000
और ये गुणा करने पे बच्चों Q का मान आ जाएगा 10⁻⁸ कूलाम। ये हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। अगला बच्चों दिया है पारे की 27 एक समान बूंदों में प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया है। यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद पर कितना विभव होगा। तो बच्चों हम पहले बात करते हैं छोटी बूंद का। छोटी बूंद की बच्चों हम लोग बात करते हैं। तो मान लेते हैं हम लोग, माना एक छोटी बूंद का आवेश, एक छोटी बूंद का जो आवेश है वो बच्चों Q व त्रिज्या R मान लेते हैं, व त्रिज्या स्मॉल r है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। तो बच्चों छोटी बूंद का विभव कितना हो जाएगा तब विभव बच्चों V बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R बराबर आ जाएगा हमारा 10 वोल्ट। 10 वोल्ट ये क्वेश्चन में दिया हम लोगों को बच्चों, तो इसको मान समीकरण 1 मान लेते हैं। अब बच्चों बड़ी बूंद की बात करते हैं हम लोग। अब बात करते हैं बड़ी बूंद की। तो बच्चों 27 बूंदों को मिलाकर बड़ी बूंद बना है, तो जो बड़ी बूंद का आवेश होगा जो बड़ी बूंद का बच्चों आवेश होगा वो मान लेते हैं कैपिटल Q है। वो आवेश बच्चों कितना हम लोग मतलब कैपिटल Q है। तो बच्चों ये Q होगा कितने के बराबर, ये होगा 27 स्मॉल Q, क्योंकि छोटी छोटी बूंदों पे आवेश स्मॉल Q था और 27 बूंदों को मिलाने से बड़ा वाला बना है, तो इसका आवेश हो जाएगा 27 Q। अब बच्चों बड़ी बूंद की त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं कितना है, त्रिज्या है कैपिटल R। तो बच्चों कैपिटल R कितना होगा, अब यहाँ बच्चों 27 मत लिख देना वरना गलत हो जाएगा सवाल आपका। यहाँ आप कैसे पता करेंगे त्रिज्या बच्चों, तो ध्यान देना एक चीज हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, 27 छोटी बूंदों का जो आयतन है, सत्ताईस छोटी बूंदों का जो बच्चों आयतन है वो बराबर होगा बड़ी बूंद के आयतन के। किसके बराबर होगा, बड़ी बूंद का आयतन, दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर, क्योंकि 27 बूंदों से ही बड़ा वाला बना है, तो दोनों का आयतन इक्वल आएगा बच्चों। तो 27 बूंदों का आयतन, तो बच्चों बूंद गोली होता है, तो आयतन का सूत्र हम लोग क्या लगाएंगे, 4/3 पाई r³ और बड़ी बूंद का आयतन भी बच्चों 4/3 पाई कैपिटल R³ हो जाएगा। तो ये तो बच्चों कट जाएगा, कैपिटल R बराबर कितना आ जाएगा हमारा घन मूल लेने पर, ये आ जाएगा 3 स्मॉल r। तो बच्चों यहाँ से हम कह सकते हैं कैपिटल R जो होगा वो छोटी वाली बूंद की त्रिज्या का 3 गुना होगा। तो अब इसका विभव कितना हो जाएगा बच्चों, तो इसका विभव हो जाएगा v डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बटे कैपिटल R। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं बच्चों इसको हम, तो ये आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q की जगह पे 27Q और कैपिटल R की जगह पे 3 स्मॉल r। 3 9 27 यहाँ कट के आ गया, तो बच्चों कितना हो गया हमारा, ये आ गया 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू बटे स्मॉल आर गुणे 9। अब इतने का मान बच्चों समीकरण 1 से 10 रख सकते हैं, इतने का मान गुणे 9, तो आ गया आपका बच्चों 90 वोल्ट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया बच्चों। अगला देखते हैं बच्चों। अगला टॉपिक है संधारित्र का सिद्धांत एवं धारिता। अब बच्चों संधारित्र क्या होता है? अब बच्चों आपका जो टॉपिक है वो है संधारित्र। बच्चों देखो संधारित्र क्या होता है, ये विद्युत ऊर्जा या आवेश को संचित करने का एक साधन होता है बच्चों। संधारित्र क्या है? ये विद्युत ऊर्जा या आवेश को संचित करने का एक साधन है। संचित करने का साधन होता है। एक चीज और बच्चों ध्यान देना, आपको पता है बच्चों कि किसी भी चालक को हम लोग बहुत ज़्यादा आवेश नहीं दे सकते हैं। हर चालक की अपनी एक धारिता होती है, उससे ज़्यादा हम आवेश नहीं दे सकते हैं। अब बच्चों आप लोगों ने सूत्र भी पढ़ा था, सूत्र होता है धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अब बच्चों सूत्र से स्पष्ट है, अगर हमें चालक की धारिता बढ़ाना है, मतलब उसको आवेश ज़्यादा देना है, तो उसकी त्रिज्या यानी कि आकार को भी बढ़ाना पड़ेगा। जैसे बच्चों अगर हम बाल्टी की बात करें, अगर बाल्टी 5 लीटर की कोई बाल्टी है और उसमें हम पानी चाहें कि 6 लीटर आ जाए, ज़्यादा पानी आ जाए या ज़्यादा चीज़ आ जाए लिक्विड, तो बच्चों उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बाल्टी का आयतन या आकार भी बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन बच्चों अगर हम कहें तो आप कुछ ऐसा कीजिए कि आकार भी ना बढ़ाना पड़े और उसका आयतन भी बढ़ जाए। आप लोग सोचेंगे सर ये कैसे हो सकता है, आकार भी ना बढ़ाएं आयतन भी बढ़ जाए। लेकिन बच्चों संधारित्र बच्चों यही काम करता है। संधारित्र बच्चों एक ऐसी युक्ति है जिससे हम चालक के आकार को बिना बदले, बिना बढ़ाए उसकी धारिता को हम बढ़ा सकते हैं। तो संधारित्र बच्चों क्या है? ये एक ऐसी युक्ति है, दूसरा परिभाषा इसका बच्चों आप लोग क्या लिख सकते हैं? ये एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम, ये एक ऐसी युक्ति है जिससे हम चालक का आकार बिना बदले उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं। उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं। उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं। अब बच्चों ये काम कैसे करता है और आप इसकी धारिता को, किसी चालक की धारिता को बढ़ाएंगे कैसे, वो भी बिना आकार बदले? तो बच्चों इसको हम समझते हैं। तो संधारित्र क्या होता है आपको समझ में आ गया। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है बच्चों जिससे हम चालक का आकार बिना बदले, बिना उसके आयतन में परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सिद्धांत की, कैसे आप बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों मान लेते हैं हमारे पास ये एक आवेशित चालक है, धातु का बच्चों हमारे पास ये एक आवेशित चालक है और इस पर बच्चों बहुत सारा धनावेश है। इस पर बहुत सारा धनावेश है।
अब बच्चों यहाँ पे हम एक उपकरण लगा देते हैं जिससे हम चेक कर सकें कि इस पर आवेश जो है वो कम है कि ज़्यादा। और इस उपकरण का नाम बच्चों स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। इसमें बच्चों दो यहाँ पे प्लेट होता है और ये दोनों आवेश जितना ज़्यादा होगा ये प्रतिकर्षण के कारण उतना ही दूर दूर रहेंगे। इसका नाम क्या बच्चों? स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। इन दोनों प्लेटों के बीच का जो गैप है बच्चों, जो फैलाव, उसी को देख के हम पता लगा सकते हैं इस पे जो आवेश है, ये जो विभव ज़्यादा है कि वो कम है। अब बच्चों हम अगले स्टेप में क्या करते हैं, शुरू में देखो ये बहुत ज़्यादा है, मतलब इस पे आवेश बहुत ज़्यादा है। अब बच्चों हम इसी के समीप बच्चों हम क्या करते हैं, एक दूसरा चालक लाके हम यहाँ रख देते हैं। इसी के समीप बच्चों हम क्या करेंगे, एक दूसरा, यहाँ पे हम मानते हैं बच्चों ये है प्लेट, और इसके समीप बच्चों हम इस बार क्या करते हैं, एक दूसरा प्लेट रख देते हैं, और वो भी जो उदासीन हो, आवेशित ना हो। तो इस बार हम एक दूसरा प्लेट लेते हैं, उसको इसके बगल में यहाँ रख देते हैं। अब ये तो बच्चों है कैसा, अनावेशित, उदासीन है। ये कैसा बच्चों प्लेट है, ये आपका उदासीन है। लेकिन होगा क्या, जैसे बच्चों हम इसको इसके निकट रखेंगे तो इस पर तो प्लस आवेश है, तो इस आवेश के प्रभाव में इस साइड में बच्चों आ जाएगा माइनस आवेश, इस साइड में आ जाएगा माइनस आवेश, और इसके इस तरफ आ जाएगा प्लस आवेश। अब बच्चों जो ये माइनस आवेश है, ये इस प्लस वाले आवेश के प्रभाव को थोड़ा सा घटा देगा, इसके विद्युत क्षेत्र के प्रभाव को थोड़ा सा कम कर देगा। तो ऐसे में बच्चों अब जो यहाँ पे स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी है, इसके बीच की जो दूरी वो थोड़ा सा परिवर्तित हो जाएगा, थोड़ा सा पिछले से कम हो जाएगा। ये जो बीच में गैप था वो थोड़ा सा बच्चों अब कम हो जाएगा पिछले की तुलना में, क्योंकि ये जो माइनस आवेश है बच्चों, इसके प्रभाव को, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव को या विभव को घटा देगा। अब बच्चों हम तीसरा स्टेप देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इस पूरे सिस्टम को बच्चों पृथ्वी से जोड़ देते हैं बच्चों। हम लोग इस पूरे सिस्टम को बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसको हम जोड़ देते हैं पृथ्वी से, अर्थ से। और बच्चों होगा क्या, जैसे इसको हम अर्थ से जोड़ेंगे तो ये जो प्लस आवेश है बच्चों, ये सभी पृथ्वी से ले लेंगे, इलेक्ट्रॉनों को अवशोषित कर लेंगे, और जैसे ये पृथ्वी से इलेक्ट्रॉनों को लेंगे, ये सब तो हो गए उदासीन, यानी कि ये हो जाएंगे बच्चों गायब। ये धनावेश जो इधर के थे वो गायब हो जाएंगे बच्चों। इसको जब हम पृथ्वी से जोड़ेंगे तो ये सभी बच्चों गायब हो जाएंगे। और अब इधर जो बच रहा है सिर्फ माइनस आवेश बच रहा है। अब ये माइनस आवेश इसके प्लस वाले के विद्युत क्षेत्र के प्रभाव को और ज़्यादा घटा देंगे। अब तक बच्चों क्या था, इसके पहले बच्चों इस माइनस के बगल में प्लस था, तो ये जो माइनस आवेश है, ये इस प्लस आवेश के प्रभाव को ज़्यादा नहीं कम कर पा रहे थे, मतलब इसके विद्युत क्षेत्र को ज़्यादा नहीं घटा पा रहे थे। लेकिन अब क्या, अब सिर्फ ये वाले प्लस और ये माइनस, इधर के तो प्लस वाले बचे ही नहीं, इधर वाले गायब हो चुके हैं वो। तो अब बच्चों इस माइनस आवेश का पूरा प्रभाव पड़ेगा इस प्लस वाले पे, जिससे इस बच्चों प्लस वालों का विद्युत क्षेत्र और कम हो जाएगा, इसका विभव और घट जाएगा। तो अब बच्चों जो प्लेट है ये स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, इसके
प्लेटों की बीच की दूरी और कम हो जाएगी, जो ये दर्शा रहा है कि बच्चों विभव क्या हो गया, बहुत ही कम हो गया है। अब बच्चों आपको सूत्र पता है कि धारिता C बराबर बच्चों होता है Q/V। अब इससे बच्चों स्पष्ट, अगर विभव घट गया तो धारिता क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब बच्चों यहाँ हो भी रहा वही चीज, विभव हम लोगों ने क्या किया, घटा दिया। कैसे, अगर चालक के निकट पृथ्वी से संबंधित एक कोई हम लोग दूसरा चालक प्लेट रख दें, तो ऐसे में होगा क्या, वो चालक प्लेट पहले वाले चालक प्लेट के विभव को घटा देगा, और इस प्रकार पुनः उस चालक को विभव, पुराने विभव तक पहुंचाने के लिए हम लोग और अतिरिक्त आवेश दे सकते हैं। तो इस प्रकार की धारिता क्या होगी बच्चों, बढ़ गई। यहां से हम लोग कह सकते हैं स्पष्ट है कि अगर विभव कम तो धारिता बढ़ जाएगा। अब बच्चों इसका सिद्धांत आप क्या लिखेंगे, तो इसका सिद्धांत बच्चों आप लोग लिखेंगे, किसी आवेशित चालक के समीप, किसी आवेशित चालक के समीप पृथ्वी से संबंधित अनावेशित चालक, अनावेशित मतलब जिस पे आवेश ना हो, अनावेशित चालक रख देने से पहले चालक का विभव घट जाएगा, रख देने से पहले चालक का विभव घट जाएगा। जिससे उसकी धारिता बढ़ जाएगी, तो यही बच्चों होता संधारित्र का सिद्धांत। इसमें बच्चों हम लोगों ने किया क्या, ना चालक के आकार को बढ़ाया, ना उसके आयतन को बढ़ाया, बस चालक के निकट हमने एक दूसरा चालक रख दिया, जिससे पहले वाले चालक की धारिता बढ़ गई। बच्चों आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके अगले लेक्चर में आप लोग समांतर प्लेट संधारित्र और उससे जुड़े हुए सूत्रों का निगमन करेंगे। तो अगला चैप्टर, इसका अगला लेक्चर बच्चों आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज का हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।